हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पे। तो आज आपके लिए हम एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं, नया वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि ऑप्टिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, गोलीय सतह पर अपवर्तन। तो आज हम पढ़ेंगे गोलीय सतह पर अपवर्तन, जिसमें एक फार्मूला आएगा μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये बिहार बोर्ड के सिलेबस में देखा जाए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। तो आज समझते हैं कि μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r का फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे होता है। तो हर चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं, गोलीय सतह पर अपवर्तन। गोलीय सतह पर अपवर्तन, अगर इंग्लिश में देखेंगे तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। है ना, गोलीय सतह पर अपवर्तन। तो सबसे पहले हम एक गोलीय सतह बनाते हैं और उससे पहले हम लिख देते हैं कि फॉर्मूला जो हमारे पास प्रूफ होकर के आने वाला है वो कुछ ऐसा आएगा। यहां पे लिखते हैं μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। यहां पे जो μ1 और μ2 जो दिख रहा है आपको, तो μ1 है मतलब जिस माध्यम में उस सतह को रखेंगे या जिस स्थान पर रखेंगे उस जगह का अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और μ2 जो है वो गोलीय सतह का अपवर्तनांक है। उसके बाद v जो होगी आप जान रहे हैं, प्रतिबिंब की दूरी, है ना। u जो है वस्तु की दूरी और r जो होता है वो वक्रता त्रिज्या होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास एक ऐसा ही डेरिवेशन बन के आने वाला है गोलीय सतह से अपवर्तन पर। तो गोलीय सतह कुछ इस तरह से दिखता है ना। और इसको थोड़ा से आगे बढ़ा लेते हैं, इधर भी थोड़ा से आगे बढ़ा लिए। तो ये हो गया गोलीय सतह। और मान लो कि ये पूरा कांच का बना हुआ है, ठीक है, या कोई भी है, कांच का ही बना हुआ है। और इस पूरे पृष्ठ का जो अपवर्तनांक है वो अपवर्तनांक हम मान लेते हैं कि ये μ2 है, ठीक है। ये पूरा जो गोलीय सतह दिख रहा है, इस पूरे सतह का अपवर्तनांक कितना है, μ2 है। और इस सतह को हम जिस माध्यम में लाके रखे हैं, चाहे हम इस सतह को हवा में ले जाके रख दें, इस सतह को पानी में ले जाके रख दें, या फिर किसी और माध्यम में ले जाकर के रख दें, तो जिस माध्यम में इस सतह को ले जाकर रखेंगे उस माध्यम का अपवर्तनांक मान लेते हैं कि μ1 है, ठीक है। यानी इस सतह को μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में ले जाकर के रखें। अगर ये हवा हो जाएगा, जैसे हम क्वेश्चन जब इस पे करेंगे, हम लोग इस टॉपिक के बाद एक दो क्वेश्चन लेंगे, तो अगर इस सतह को हम हवा में ले जाकर रखें तो हवा का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1, है ना। ये सतह अगर कांच का रहा तो μ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.5, कांच का अपवर्तनांक होता है। या फिर इसी सतह को हम पानी में ले जाकर के रखेंगे तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 या फिर 4/3, तो μ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। मतलब जिस स्थान पे ला करके रखे हैं उस स्थान का अपवर्तनांक क्या है, μ1, और ये जो सतह है इस सतह का अपवर्तनांक क्या होता है, μ2। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस पे एक हम प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। यहां पे हम O ले लेते, सॉरी ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो P मान लेते हैं इसको, ठीक है। यहां पे मान लो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक बिंदुवत वस्तु O रखी हुई है। तो O का इमेज कहां पे बनेगा, इस सतह से सतह के रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो देखते हैं कि O से चलने वाली एक प्रकाश की किरण मान लो ऐसे जा रही, तो जैसे ये प्रकाश की किरण O से निकलती और इस सतह पे पड़ेगी तो सतह के इस साइड देखेंगे तो माध्यम दूसरा है और सतह के अंदर का माध्यम क्या है, दूसरा है ना। इधर का माध्यम अलग, इधर का माध्यम अलग। तो हम लोग सीखे हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तो अपने पथ से वो विचलित हो जाती है, डेविएट करती है ना। और वो डेविएशन किस तरफ होगा, वो माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि दूसरा माध्यम मेरा डेंसर है या फिर रेयरर है, सघन है या फिर विरल है। तो देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण O से निकलती है और इस सतह से टकराती है, तो इस सतह से टकराने के बाद ये किधर मुड़ने वाली है, उसके लिए हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और हम लोग को पता है कि जहां पर भी कोई भी गोलीय सतह से जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो उसी पॉइंट को काटती है जो उसका सेंटर होगा, है ना। तो इसका मतलब ये सेंटर है। जैसे मान लो कोई भी एक गोला है, तो इसकी परिधि से त्रिज्या जो होती है वो परिधि के साथ में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो वैसे ये अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लाइन खींचे हैं तो वो हमेशा सेंटर पे जाके मिलेगी। तो ये सेंटर हो गया, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र जिसको कह सकते हैं। तो ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये नॉर्मल है, N1 नॉर्मल लिख सकते हैं इसको, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं इधर का माध्यम अलग और इधर का माध्यम अलग। मान लो कुछ देर के लिए कि ये μ2 जो है ये कांच का अपवर्तनांक है। ये सतह जो बना हुआ है, ये सतह किस चीज का बना हुआ है, कांच का। और इसको जिस माध्यम में लाके रखे हैं वो माध्यम क्या है हमारा, हवा है, ठीक है। तो हवा कौन सा माध्यम हो गया, विरल, और कांच कौन सा माध्यम हो गया, सघन। अब अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है ना, तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है। किधर मुड़ती है, अभिलंब की तरफ। तो देखते हैं ये लाइट रे जाना किधर चाह रही थी, ये लाइट रे ऐसे जाना चाह रही थी, इधर। बट दूसरे माध्यम के प्रकृति के कारण ये लाइट रे इधर नहीं जाएगी अब, बल्कि ये लाइट रे अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये ऐसे मुड़ जाती है। और सपोज मान लो कि यहाँ पे आकर के प्रिंसिपल एक्सिस को काटती है, और जहाँ पे ये लाइन काटेगी, जहाँ पे ये लाइट रे कटेगी, वहीं पर इसका इमेज बनने वाला है। मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बन गया, तो आई पे बन गया है। कहाँ पे बना है, आई पर, है ना। एक रे और भी देख लेते, क्योंकि कम से कम इमेज बनाने के लिए 2 रे चाहिए। तो एक रे तो ऐसे जाकर के कटा, मिला, और दूसरा रे जो अभिलंबवत आपतित होगा। हमने सीखा है कि जब भी प्रकाश की किरण किसी सतह पे अभिलंबवत पड़ती है तो बिना विचलित हुए वो सीधे निकल जाती है ना। तो ये बिना विचलित हुए सीधे निकल गया। तो ये लाइट रे ऐसे चली गई, और ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के कारण आई पर आकर के मिल गई। तो दोनों के दोनों लाइट रे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मिल जा रही है, काट ले रही है। तो ओ का इमेज कहां पे बना, आई पर बना। तो ये पिक्चर आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो डिस्टेंस मेजर करते हैं तो O से P तक का डिस्टेंस, यानी वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी। हम लोग हमेशा हम लोग साइन कन्वेंशन सीखे थे, और डिस्टेंस में ये सीखते हैं कि दूरी हमेशा जो है ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है, पोल से, ध्रुव से। तो पोल से लेकर के वस्तु तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, और उसको U से लिखते हैं। पोल से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और उसको R से लिखते हैं। पोल से लेकर के I तक की दूरी को इमेज की दूरी कहते हैं, और उसको V से लिखते हैं। तो डिस्टेंस भी हमको मिल गया। यहां तक के क्लियर है ना। अब आगे देखते हैं कि जैसे ये आपतित किरण है, जो प्रकाश की किरण किसी वस्तु से निकलती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो ये क्या है, आपतित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है आपका, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको हम कहते हैं आपतन कोण। याद करो, आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण, ये वाला किरण क्या है, अपवर्तित हुआ ना। ये लाइट रे इधर जाना चाह रही थी, बट माध्यम क्या किया, दूसरे सतह क्या किया, इस लाइट रे को इधर मोड़ दिया, और ये लाइट रे इधर चली आई। तो ये अपवर्तित किरण हो गया। तो अपवर्तित किरण और ये अभिलंब है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं। आपतन कोण को किससे लिखते हैं, I से लिखते हैं। तो ये आपतन कोण हो गया, और ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया, ठीक है। तो I भी मिल गया हमको, और R भी मिल गया। अब ये I और R का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो I और R का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका कुछ नाम रख देते हैं। मान लो इसका नाम हम रख दिए N। क्या नाम रख दिए हम, N। ये वाला पॉइंट का नाम N है, यहाँ पे O है, यहाँ पे P, यहाँ पे C, यहाँ पे I। चलिए अगर हम I की बात करें कि एंगल I को कैसे फाइंड करेंगे हम,
तो एंगल आई को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम कुछ एक ट्रायंगल का नाम लेते हैं, ट्रायंगल ONC। ठीक है, सबको दिख रहा होगा ट्रायंगल ONC। एक बार फिर से हम यहाँ पे पेन चला देते हैं, O, उसके बाद फिर यहाँ N है और यहाँ आकर के C है, तो ONC। तो अगर हम ट्रायंगल ONC में देखें तो I जो है एक्सटीरियर एंगल है ना, यानी बहिर्स कोण जिसको कह सकते हैं, बाहरी कोण है। ये कुछ ऐसा बना हुआ है और यहाँ पे बन रहा एंगल I, ये O है और ये क्या है, C। अगर हम O, C और I तीनों का एंगल का कुछ नाम रख दे, जैसे इस एंगल को अगर हम अल्फा बोल दे, है ना, ये एंगल को अगर हम बीटा नाम रख दे और ये एंगल को अगर हम गामा नाम रख दे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे O कितना एंगल बना रहा, अल्फा, C पे कितना एंगल बन रहा, बीटा, और I को फाइंड करना है। तो एंगल I जो है एक्सटीरियर एंगल है। I क्या है, एक्सटीरियर एंगल, बाहरी कोण। तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए ट्रायंगल में हम लोग रूल सीखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब कि बाहरी कोण अगर हम फाइंड करेंगे, बहिर्स कोण फाइंड करना है किसी ट्रायंगल में, तो उस ट्रायंगल के अंदर में दो विपरीत आंतरिक कोण को अगर जोड़ देंगे हम तो क्या मिल जाएगा, I। यानी अगर आसान शब्दों में समझे तो अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे तो कौन मिलेगा, I मिलेगा, है ना। हाँ, तो एंगल I बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा। एंगल I का वैल्यू मिल गया। इसी तरह से हम एंगल R का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। एंगल R का वैल्यू क्या होगा, तो एंगल R का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग फिर से चलते हैं ट्रायंगल NCI में या फिर CNI में, है ना। ट्रायंगल NCI ONC में, ठीक है। तो ट्रायंगल NCI में अगर हम चलेंगे तो NCI में देखेंगे तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है, NCI। और ये यहां पे है बीटा और यहां पे है R और यहां पे है गामा, NCI। तो इस ट्रायंगल की बात अगर करेंगे तो बीटा फिर से एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। तो इस बीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R प्लस गामा, है ना। यानी कि बीटा इज इक्वल टू, एंगल बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल R प्लस एंगल गामा, है ना, ये हो जाएगा। तो इसको अगर हम यहां से R का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो गामा किधर आ जाएगा, इस तरफ। देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस गामा। तो R का वैल्यू कितना मिल गया, बीटा माइनस गामा, और I का वैल्यू कितना मिल गया, अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से दोनों का वैल्यू हम लोग को फाइंड हो गया। अब हम लोग को ऐसा डिजाइन करना है, म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर फाइंड करना है ना। तो एक छोटा सा डेरिवेशन हमको यहाँ पे दिख रहा था। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो देखो एंगल आई लाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एंगल अल्फा का वैल्यू चाहिए, एंगल बीटा का वैल्यू चाहिए। उसी तरह से एंगल आर का वैल्यू लाने के लिए क्या चाहिए, एंगल बीटा का वैल्यू चाहिए और एंगल गामा का वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं कि ट्रायंगल NOC में, नहीं सॉरी, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यहां N है और यहां पर नाम रखते हैं हम M। अब यहां से एक चीज समझते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट को, कि ये जो गोलीय सतह लेते हैं ना, गोलीय सतह, ये जो गोलीय सतह है, ऐसा झुकाव है, तो ये झुकाव बहुत ही कम लेते हैं, ठीक है। मतलब इसका द्वारक जो है वो द्वारक बहुत कम लेते हैं, मतलब इतना इसका बस नाम के लिए झुका हुआ हल्का सा, ठीक है। इसका द्वारक इतना कम लेते हैं कि अगर हम ये वाला लेंथ को मेजर करें, है ना, ये जो ऐसे कर्व दिख रहा है, ये लेंथ को मेजर करें और ये लेंथ को मेजर करें, NM और NP, है ना, ऐसा समझो कि NP और NM जो है लगभग में बराबर हो, ये द्वारक इतना कम लेते हैं हम लोग। तो जब ये दोनों बराबर होता है ना, NP और NM जब दोनों बराबर हो जाता है, और साथ ही साथ ये जो O है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पोल के काफी निकट लेते हैं,
एक तो ये हो गया पहला, और दूसरा नंबर में कि ऑब्जेक्ट जो है वो पोल के काफी निकट होता है। ठीक है, एनपी लगभग एनएम के बराबर हो गया। ये जो कर्व आपको दिख रहा है ना, ये कर्व लगभग जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, एनएम ड्रॉ किए हैं, वो एनएम के बराबर है। और सेकंड नंबर में क्या है कि ऑब्जेक्ट पोल से, वस्तु जो है पोल के काफी निकट है। तो जब ये वस्तु पोल के काफी निकट होता है ना, तो ये एंगल यानी जितने भी एंगल यहां पे बन रहे हैं, ये सारा का सारा एंगल यानी कि सभी एंगल्स का मान काफी छोटा होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पोल के निकट होने के कारण, जैसे ये है और ऑब्जेक्ट एकदम पोल के निकट है, तो ये लाइन ऐसे जाएगा, है ना। और निकट लेंगे यहां से तो और एंगल छोटा हो जाएगा, और निकट रहेगा तो और एंगल छोटा हो जाएगा। तो जब ये एंगल छोटा, तो फिर ये भी सब के सब एंगल क्या है, छोटे छोटे रहते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि एनपी और एनएम, एनपी जो है लगभग एनएम के बराबर है, दूसरा ऑब्जेक्ट पोल के काफी निकट लेते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, सभी एंगल्स का मान काफी छोटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग को एंगल अल्फा चाहिए, तो अल्फा निकालने के लिए हम चलते हैं एनएमओ में, ट्रायंगल एनएमओ में, और इसमें से हम tan अल्फा फाइंड करेंगे। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो nm बाई OM या फिर mn बाई OM हो जाएगा। इसी तरह से हम बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ट्रायंगल NCM में, यहां पे लिख लिया अगर ट्रायंगल NCM में, तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो NCM, ये है आपका ट्रायंगल NCM। तो इसमें बीटा निकालेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, तो लंब हो गया NM और आधार हो गया CM या फिर MC, है ना। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, NM MN बाई CM। क्लियर है। इसी तरह से हम चलते हैं ट्रायंगल NIM में, ट्रायंगल NIM में। तो इसमें अगर हम देखेंगे tan गामा, तो tan गामा बराबर क्या हो जाएगा, फिर से गामा के लिए भी परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, NM कर रहा है ना, या फिर MN कर रहा, और आधार का काम MI कर रहा है। ठीक है, MI का मोबाइल भी होता है ना। तो MI हो गया, CM हो गया, OM हो गया, तीनों का बेस है, और बाकी तीनों का जो परपेंडिकुलर है वो कॉमन है, MN MN MN। अब चलते हैं एंगल I से। अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लें और इसको इक्वेशन सेकंड ले लें, तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर देखेंगे हम, तो एंगल I का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल I बराबर क्या है, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा, और एंगल अल्फा यानी tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आया, MN बाई OM आया। हम लोग क्या सीखे हैं कि एंगल का मान क्या है, काफी छोटा है, तो एंगल I बराबर हो जाएगा MN बाई OM, और बीटा का वैल्यू क्या आया है, MN बाई CM, MN बाई CM हो जाएगा। इसी तरह से हम एंगल R की बात करें इक्वेशन सेकंड से, तो एंगल R बराबर एंगल बीटा, बीटा का वैल्यू कितना आया, MN बाई CM, उसके बाद माइनस का साइन एंगल गामा, और गामा का वैल्यू क्या आया, MN बाई MI, MN बाई MI कर लिया। कोई दिक्कत है तक समझने में, कहीं पे दिक्कत हो तो बताना है। तो MN बाई CM माइनस MN बाई MI, और I का वैल्यू क्या आया, MN बाई OM प्लस MN बाई CM आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे अस्नेल का लॉ अप्लाई करते हैं इस पे, अस्नेल्स लॉ, फ्रॉम अस्नेल्स लॉ। तो अस्नेल का नियम क्या कहता है कि μ2, देखो लाइट कहां से कहां जा रही है, 1 से 2 में जा रही है, तो प्रकाश की किरण को मोड़ने का काम कौन कर रहा है बच्चों, μ2 कर रहा है ना। प्रकाश की किरण जाना तो चाह रही थी इधर, बट μ2 माध्यम क्या किया, प्रकाश की किरण को ऐसे जा रही थी, जो प्रकाश की किरण जो किरण ऐसे जा रही थी उसको इधर मोड़ करके लेके चले आए। तो मोड़ने का काम कौन किया, μ2। तो जो प्रकाश की किरण को मोड़ने का काम करता है हमेशा हम उसी का अपवर्तनांक फाइंड करते हैं, तो μ2 किया। और किसके सापेक्ष में निकालेंगे, तो पहले वाले के सापेक्ष में, तो μ2 1, इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे, μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू होता है स्नेल का नियम sin I बाई sin R।
इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन आर इधर जब मल्टीपल होगा तो म्यू टू साइन आर, और इज इक्वल टू म्यू वन इधर गुना हो जाएगा तो म्यू वन साइन आई। दिख रहा यहां तक साइन आई। चलो अब देखो हम लोग क्या सीखे हैं कि सभी एंगल्स का मान काफी छोटा है, मतलब एंगल आई और एंगल आर भी दोनों के दोनों एंगल्स जो है बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, तो अगर आर का मान बहुत कम है या फिर आई का मान बहुत कम है तो साइन थीटा में क्या होता है, साइन में क्या होता है कि अगर एंगल का मान बहुत कम रहता है तो उसका जो वैल्यू आता है वो भी लगभग एंगल के जैसा आता है। जैसे आप देखिएगा साइन जीरो का, तो साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो जीरो क्या बहुत ही कम है, यानी सबसे छोटा एंगल है जीरो, तो इसका वैल्यू भी कितना आया, जीरो के बराबर आया। और जैसे जैसे हम एंगल का मान बढ़ाते जाते हैं साइन का वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे आर और आई क्या है, सभी एंगल्स का मान काफी छोटा है। ठीक है, क्यों छोटा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पोल के काफी निकट है, और जब पोल के काफी निकट है तो ये हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं समझने के लिए इतना दूर दूर तक के बनाया है, ये काफी निकट है तो एंगल का वैल्यू छोटा रहेगा, है ना। लाइट रे जो है लगभग एक्सिस के समांतर जाएगी, समांतर तो नहीं मतलब एक्सिस के निकट होकर के जाएगी, जैसे ऐसे ये लाइन है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जाएगी तो ये एंगल छोटा हो जाएगा, और नजदीक है तो ऐसे जाएगी, है ना, इस तरह से। तो आर का वैल्यू और आई का वैल्यू क्या है, काफी छोटा है। तो काफी छोटे होने के कारण क्या हो जाएगा, यहां से यहां आ रहा है। ठीक है, तो म्यू टू यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि साइन आर जो है लगभग आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आर का वैल्यू छोटा है तो साइन में हम लोग जानते हैं कि जब एंगल का मान छोटा रहता है तो उसका वैल्यू भी लगभग एंगल के बराबर आता है। एंड साइन आई जो है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। तो साइन आर के बराबर हो गया, आई के बराबर हो गया, तो उसमें क्या बचेगा, म्यू टू, एक बार मेरे साथ बोलना, म्यू टू, और यहां पे साइन आर किसके बराबर हो गया, तो साइन आर के बराबर हो गया, तो म्यू टू आर इज इक्वल टू म्यू वन, और साइन आई किसके बराबर हो गया है, आई के बराबर हो गया, तो साइन आई के बराबर हो, यानी म्यू वन आई हो जाएगा। म्यू टू आर इज इक्वल टू म्यू वन आई। अब देखो म्यू टू और आर का वैल्यू कितना आया, एम एन बाई सी एम, रख देंगे यहाँ पे एम एन बाई सी एम माइनस एम एन बाई एम आई बराबर म्यू वन का वैल्यू कितना आया है, सॉरी म्यू वन तो वैसे ही है म्यू वन, और आई का वैल्यू कितना आया है, एम एन बाई ओ एम प्लस एम एन बाई सी एम, एम एन बाई ओ एम प्लस एम एन बाई सी एम, है ना। ये आई का वैल्यू आ गया, यहां तक समझने में कोई दिक्कत दिख जा रहा। चलिए तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, इतना थोड़ा लॉन्ग है ये, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इधर साफ कर लेते हैं। तो यहां तक के हमारे पास इक्वेशन आ गया है म्यू टू एन टू एम एन बाई सी एम, और माइनस क्या है, एम एन बाई एम आई इज इक्वल टू म्यू वन एन टू एम एन बाई ओ एम प्लस एम एन बाई सी एम, ये आया है ना। अब यहां से आगे करते हैं, तो देखो यहां पर देख रहे हैं कि एम एन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, यानी दोनों तरफ एम एन कॉमन हो रहा है ना। तो हम क्या करते हैं कि एम एन दोनों साइड कॉमन लेने पर, तो जब हम एम एन को कॉमन ले लेंगे तो इधर वाला भी एम एन और उधर से भी एम एन, तो दोनों एम एन क्या होगा, कट जाएगा, है ना। तो बचा क्या यहाँ पे, केवल म्यू टू इंटू एम एन तो कॉमन ले लिए हम, यहां पर से भी एम एन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा, वन बाई सी एम माइनस यहां पे क्या बचेगा, वन बाई एम आई इज इक्वल टू, यहां पर से भी तो हम लोग एम एन कॉमन ले लिए थे, तो यहां पे क्या बचा, वन बाई ओ एम, और इधर क्या बचेगा, वन बाई सी एम, म्यू वन इंटू वन बाई ओ एम प्लस वन बाई सी एम। क्लियर है। अब मल्टीपल कर देते हैं इसको भी, म्यू टू को वन से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू टू बाई सी एम, म्यू टू को माइनस वन से फिर गुना करेंगे तो म्यू टू बाई एम आई, यहां गुना करेंगे तो म्यू वन बाई ओ एम प्लस म्यू वन बाई सी एम हो जाएगा। अब करते हैं सी एम को एक तरफ कर देते हैं और बाकी को एक साइड कर देते हैं ताकि एलसीएम लेने में आसान हो जाए।
तो μ1 बाई cm को उठा करके इस तरफ लेके चले आए और μ2 बाई mi को उधर ढकेल दिए, है ना। तो μ2 बाई cm जैसे था वैसे ही है यहाँ पे। μ1 बाई cm को उधर से लेके आएंगे तो यहाँ देख रहे हैं प्लस है, जब बराबर किस साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा μ1 बाई cm बराबर यहाँ पे क्या है μ1 बाई om, और जब माइनस से उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस μ2 बाई mi। कोई दिक्कत समझने में? चलिए cm cm यहाँ पर LCM हो गया तो बच गया μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू μ1 बाई om प्लस μ2 बाई mi। अब हम क्या करते हैं कि साइन कन्वेंशन यूज करते हुए सभी का मान रखने पर, सभी का मतलब ये हुआ कि जैसे cm का वैल्यू क्या है, om का वैल्यू क्या है, mi का वैल्यू क्या है, ये पिक्चर से हमको दिख जाएगा। तो cm हम क्या बोले थे कि np और nm लगभग आपस में बराबर है, यानी ये जो p है ये जो m है ये ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है, यानी हम p को m कह सकते हैं और m को p कह सकते हैं। तो अब जो भी डिस्टेंस नापेंगे, अभी तक के हम p से मेजर किए थे तो r v और u था, तो वही दूरी m से भी मेजर करने पे आएगा, है ना, क्योंकि दोनों लगभग आपस में क्या है बराबर हैं। तो यानी कि m से लेकर के c तक की दूरी कितना होगा r, m से लेकर के i तक की दूरी कितना होगा v, और m से लेकर के o तक की दूरी कितना होगा u, है ना। तो देखेंगे cm यानी c से लेकर के m तक की दूरी क्या है r, और साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो साइन कन्वेंशन क्या है कि आपतित किरण की दिशा हमेशा धनात्मक और दूरी हमेशा हम ध्रुव से मापते हैं। तो देखो आपतित किरण किधर जा रही है, ये है ना आपतित किरण, ये आपतित किरण है, यानी जिस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण, तो आपतित किरण किधर जा रही है, इधर जा रही, मतलब इधर का जो भी डायरेक्शन लेंगे हम वो पॉजिटिव लेंगे, और इधर का जो भी लेंगे वो क्या लेंगे हम नेगेटिव। इधर जितना भी दूरी मापेंगे सबके सब दूरी क्या होगा प्लस, और इधर जितना भी दूरी नापेंगे सबके सब क्या होगा माइनस। और दूरी कहां पे नापना है, कहां से नापना है, तो पोल से। तो पोल से हम r देखेंगे, cm देखेंगे, तो पोल से हम किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं ना, इधर वाला कैसा होगा प्लस होगा, यानी cm का वैल्यू प्लस r हो जाएगा। तो cm का वैल्यू हो गया प्लस r। इसी तरह से हम देखेंगे om, तो om का वैल्यू क्या होगा om यानी ये वाला वैल्यू। तो देख रहे हैं कि हमको दूरी कहां से नापना करके, तो पोल से नापना, तो पोल पे हम खड़ा है, और o से नापना है ना, o की तरफ जाना है, या फिर mo बोले या om बोले बात क्या है बराबर है। तो m से हम o की तरफ जाएंगे, तो किधर जा रहे हैं हम आपतित किरण के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपतित किरण देखो इधर आ रही थी, ये वाला किरण क्या है इधर आ रही, और हम चलना है किधर इधर, और ये वाला डायरेक्शन क्या होता है माइनस में, तो ये माइनस हो गया, यानी om बराबर माइनस u है ना दूरी, माइनस में लेंगे, साइन कन्वेंशन है। इस तरह से mi क्या हो जाएगा, तो m यहां है और i यहां है, फिर से देख लो हम m से i की तरफ जा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं अपने, तो पॉजिटिव होगा यानी प्लस भी। चलिए यहां तक क्यों हो गया, ये दिख जा रहा है इतना नीचे तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे यहां पे हम देख लेते हैं। चलो तो सबका डिस्टेंस मिल गया, अब इस पे पुट कर दो फॉर्मूला पे, कुछ करना है नहीं। μ2 माइनस μ1 बाई cm, तो cm का वैल्यू कितना आया प्लस r रख दिए यहाँ पे, इज इक्वल टू, उसके बाद देखेंगे μ1 बाई om का वैल्यू कितना आया माइनस u, तो μ1 तो जैसे वैसे ही रहेगा, और बाई क्या हो जाएगा माइनस u, प्लस μ2 बाई μ2 जैसे है वैसे ही रहेगा, और mi का वैल्यू कितना आया है, mi का वैल्यू आया प्लस भी, यहां भी रख दिए भी, ठीक है। अब इसी को थोड़ा से मॉडिफाई कर लेते हैं, माइनस वाला को उधर कर देते हैं और μ2 को इधर कर देते हैं। तो हम इस इक्वेशन को पहले हम μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस
μ1 बाई आर, यही प्रूफ करना था, शायद पहले लिखे थे, आपको याद होगा अच्छे से। अभी हम यहाँ पे लिखे थे कि यही चीज प्रूफ करना है हम लोग को, μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। हो गया प्रूफ। तो ये आपका इक्वेशन प्रूफ हो गया। एग्जाम में आपसे, बोर्ड एग्जाम में या तो ये इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसको प्रूफ करके दिखाइए, 5 नंबर में पूछा जाता है, या फिर आपसे रहेगा क्वेश्चन में कि गोलीय सतह पर अपवर्तन का सूत्र स्थापित करें। या तो आपके पास ये रहेगा हेडिंग जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हो जाए, या फिर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिख जाए और बोलेगा प्रूफ करना है। तो जितना हम लोग डेरिवेशन किए थे ये प्रूफ है, और थोड़ा बहुत आप लैंग्वेज लिखना पड़ेगा वहां पे कि एग्जाम में अगर रिटर्न लिख रहे हैं तो थोड़ा सा कि जैसे माने गोलीय सतह है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है ना, और इस गोलीय सतह के मुख्य अक्ष O पर एक वस्तु रखी हुई है और जिसका प्रतिबिंब अपवर्तन के बाद I पर बनती है ना, तो इतना लाइन कम से कम आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि वायु में स्थित बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश एक गोलीय कांच की सतह जिसका अपवर्तनांक 1.5 और वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है पर आपतित होता है। यदि प्रकाश स्रोत की कांच से दूरी 100 सेंटीमीटर हो तब कांच की सतह से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि वायु में है, वस्तु जो है या फिर बिंदु स्रोत जो है वो कहाँ रखा गया है? वायु में, और प्रकाश की किरण वायु से जाती है कांच में, और हमसे पूछा गया कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो एक बार वीडियो को पॉज करके अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर इसका हम डायग्राम बना करके देखें तो कुछ ऐसा होगा कि ये कांच है, कांच का सतह है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, बिंदु स्रोत यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे गई और ये मुड़ करके यहाँ आ गया, है ना। ये इसका वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी u इज इक्वल टू दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ रखी हुई है? 100 सेंटीमीटर पे, है ना। तो हमसे पूछा गया कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, v का वैल्यू क्या होगा? प्रतिबिंब यहाँ पे कितना दूरी पर बनने वाला है, ये प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछा गया। ड्राइव कर लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला पढ़े थे हम, μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो, अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना है कि हमेशा सतह का जो अपवर्तनांक है, यानी जिसमें प्रकाश की किरण जा रही है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिसमें प्रकाश की किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक μ2 होगा, और जिससे प्रकाश की किरण जा रही है, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जा रही उसका अपवर्तनांक कितना होगा? μ1 होगा। यानी इधर का अपवर्तनांक μ1 है और इधर का अपवर्तनांक μ2। जिसमें प्रकाश जाएगी वो μ2 और जिससे प्रकाश जाएगी वो μ1। तो क्वेश्चन में साफ लफ्जों में कह रहा है कि वायु में स्थित बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश, मतलब प्रकाश कहां से आ रहा है? वायु से आ रहा है। प्रकाश कहां से आ रहा? वायु से। तो इसका मतलब है कि वायु का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1। अभी बोल रहे थे कि जिससे प्रकाश आएगा उसका अपवर्तनांक हमेशा μ1 और जिसमें प्रकाश जाएगा वो μ2। जिससे आएगा है ना, जिससे आएगा प्रकाश आएगा, जिससे प्रकाश आएगा उसका अपवर्तनांक हम क्या मानेंगे? μ1, और जिसमें प्रकाश जाएगा या फिर जिसमें प्रकाश आएगा, है ना, जाएगा, वो क्या हो जाएगा? μ2। जिससे आ रहा वो μ1 और जिसमें जा रहा वो μ2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि वायु में स्थित बिंदु स्रोत, यानी वायु से प्रकाश की किरण जा रही, तो μ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। प्रकाश एक गोलीय कांच की सतह पर आपतित होता है, मतलब वायु से कहां जा रहा? गोलीय कांच पे जा रहा।
तो वायु हो गया 1 और गोलीय कांच यानी कि कांच का जो अपवर्तनांक है और हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5, तो म्यू2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5। और आगे बाकी भी वगैरह तो पता ही है, भी का वैल्यू फाइंड करना है। यू का वैल्यू 100 सेंटीमीटर, यू हमेशा माइनस में होता है। आर ऑलरेडी हम लोग साइन कन्वेंशन लगा के देखेंगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, तो आर इज इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूला पुट कर दो, यहाँ से तो आसान है। म्यू2 बाई भी, चलो डायरेक्ट लिखते हैं। म्यू2 का वैल्यू कितना है 1.5 बाई भी का वैल्यू फाइंड करना है। म्यू1 का वैल्यू कितना है, म्यू1 का वैल्यू 1 है और यू का वैल्यू कितना है -100 है, तो ये हो जाएगा +100 इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1। तो म्यू2 का वैल्यू 1.5 माइनस म्यू1 का वैल्यू 1 और बटा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। 1.5 बाई भी +1 बाई 100 एक बार लिख देते हैं। 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.5 बाई 20 +100 उधर जाएगा तो -100 हो जाएगा। 1.5 बाई भी इज इक्वल टू 0.5 बाई 20 माइनस 1 बाई 100, माइनस में पॉइंट कटाएंगे नीचे हो जाएगा 1 0, 40 पचे 200, तो बच गया क्या 1.5 बाई भी बराबर ऊपर बचा 1 नीचे बचा 40 माइनस 1 बाई 100। 40 और 100 कैल्शियम 200 आ जाएगा। 40 पचे 200, 5 100 दूना 202, 1.5 बटा भी। देयरफॉर 1.5 बाई भी इज इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा 3 बटा 200, 1.5 दूना 3, 2 100 दूना 200। देयरफॉर भी इज इक्वल टू आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। आंसर देख लो, सब दिख जा रहा ना। चलिए, तो भी का वैल्यू कितना आ गया, भी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आ गया है। और ये कैसा है, प्लस है ना, तो प्लस है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है रियल बन रही है ना। अगर भी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब इमेज कैसा बन रहा है, इमेज की नेचर कैसा, प्रकृति कैसा, रियल इमेज। मिरर में उल्टा होता है, मिरर में क्या होता है कि अगर भी पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब इमेज जो है वर्चुअल बन रहा, क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन होता है ना, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन के कारण बन रहा, प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो रहा। तो रिफ्रैक्शन केस में अगर भी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो इमेज कैसा बनेगा, रियल। और रिफ्लेक्शन के केस में, रिफ्लेक्शन जो कि मिरर से होता है, तो रिफ्लेक्शन के केस में भी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तो इमेज बन जाएगा वर्चुअल, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन में सामने में बनेगा और ये क्या है, इधर बन रहा है। यानी कि रियल में दोनों के दोनों रे, देखो एक रे, दोनों के दोनों रे रियल में कहीं ना कहीं पे मिल रही है, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। तो भी अगर पॉजिटिव आया तो इमेज रियल, भी अगर नेगेटिव आएगा तो इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। तो चलिए एक पूरे अच्छे से लिख लीजिए आप। एक क्वेश्चन और देंगे जो कि अपने से प्रैक्टिस करना है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि कांच की एक गोलीय सतह और जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर और अपवर्तनांक कितना है 1.5 पर वायु में रखे बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आपतित होती है। यदि प्रकाश स्रोत कांच की सतह से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तब प्रतिबिंब की दूरी बताएं। ये क्वेश्चन आपको अपने से करना, एकदम सेम वही क्वेश्चन है जो अभी इससे पहले हम लोग किए थे, है ना। सब नंबर अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। तो वीडियो पॉज करके अपने से जरूर बनाइएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा हमें। चलिए बनाइए, बन गया, देखते हैं, है ना। आंसर मैच करके देख लीजिए। तो क्या कह रहा है कि त्रिज्या कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। त्रिज्या कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव, r बराबर +10 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर देखेंगे वस्तु, कह रहे कांच की एक गोलीय सतह, त्रिज्या इतना है, अपवर्तनांक कितना है, और पर वायु में रखे बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आपतित होती है। प्रकाश की किरण कहां से आपतित हो रही है, तो वायु में से जा रही है, वायु में से कांच में जा रही है ना, यानी कि जिसमें जाती है उसका अपवर्तनांक म्यू2 1.5, जिससे जाती है वो म्यू1
वो कितना हो जाएगा, वायु से 1 है, ठीक है। उसके बाद वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस, u बराबर -60, प्रतिबिंब फाइंड करना है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे हैं, μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। μ2 का वैल्यू कितना है 1.5 बाई भी का वैल्यू कितना है निकालना है, माइनस μ1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है -60, तो ये हो जाएगा +60। μ2 का वैल्यू 1.5 माइनस 1 और बाई आर का वैल्यू कितना है 10। 1.5 बटा भी प्लस 1 बाई 60 इज इक्वल टू 0.5 बटा 10 हो जाएगा। पॉइंट घटाएंगे, नीचे एक 0 और हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20 25 100, तो 1.5 बाई भी प्लस 1 बाई 60 इज इक्वल टू 1 बाई 20। प्लस 60 उधर से आएगा तो क्या हो जाएगा 1.5 बाई भी इज इक्वल टू 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 60। तो 1.5 बाई भी इज इक्वल टू 20 और 60 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, 20 दिया 60, 60 के 60, तो 1.5 बाई भी इज इक्वल टू 3 में से एक जाएगा 2 बटा 60 हो जाएगा, तो 30 दूना 60 है ना। 1.5 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक बार, 1.5 बाई भी इज इक्वल टू 1 बाई 30, ये इधर गुना हो जाएगा इधर गुना हो जाएगा, तब भी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 30, पॉइंट से 0 कैंसिल, 15 दिया 45, यानी भी का वैल्यू आया +45। और अभी हम बताए थे कि अगर भी का वैल्यू +45 आएगा तो इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। चलिए, तो यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ लिए, फॉर्मूला डेरिवेशन सीख लिए, 1-2 न्यूमेरिकल भी कर लिए है ना। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, जितना अच्छा आपका प्रैक्टिस रहेगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।